ओके क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया एक नया चैप्टर अपन ने शुरू किया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण इसके कैसे बनाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। एज अ सडन रिवीजन करते हैं हम। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है और उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण हमने जल का लिया था। रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसको हमने क्या बोला, रासायनिक परिवर्तन। इसमें हमने कोयले का जलना बताया था। फिर हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद का बनना। जो अभिक्रिया होती है उसको हम उनके तत्वों के और प्रतीकों का उपयोग करते हुए एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। सबसे पहला होता है कि जब हम शब्द के समीकरण बनाते हैं तो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि C+O2 इन दोनों का जब अपन ने समीकरण दर्शाया तो क्या किया, अभिकारक है और ये हो गया उत्पाद, दोनों के मध्य क्या लगाया हमने, तीर का निशान लगाया है। आपको मैंने पहले ही बताया था तीर के निशान के इस तरफ वाले अभिकारक होते हैं और ये वाले उत्पाद होते हैं। अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। यही अभी अपन ने देखा, बाईं ओर कौन है, अभिकारक, और दाईं ओर कौन है, उत्पाद होते हैं। यदि अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में योग का सिंबल यानी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ देखो अभिकारक अपन को दो दिख रहे, एक C है एक O है, तो हमने दोनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही अगर उत्पाद भी दो बनते तो हम उत्पाद में भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में तीर का निशान होता है। अभिकारकों को इस साइड यानी बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के अगर अभिकारक और उत्पाद दो से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया जो होती है संतुलित होनी चाहिए, यानी इनकी जो परमाणु संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर C और O2 है तो इधर भी एक ही कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु। ऐसे नहीं होता है कि इधर ऑक्सीजन का दो परमाणु है इधर कार्बन के दो हो जाएंगे, ये कभी नहीं होता है। यानी परमाणु संख्या जितनी इस तरफ है, अभिक्रिया के तीर के निशान के इस तरफ है, उतनी ही बाईं ओर है जितनी ही दाईं ओर होना आवश्यक है। उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसकी भी हम विधि देखेंगे जो होती है हीट एंड ट्रायल विधि। बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी आप लोगों को। देखते हैं हम इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, यानी उसमें परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्र के साथ में उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे हमने H2O वाले में बताया था कि कौन सा गैसीय अवस्था में है, कौन सा लिक्विड अवस्था में है और कौन सा सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई अपने कि जो अभिक्रिया होती है, उत्पाद होते हैं, उन दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिक्रिया को बाईं ओर लिखा जाता है तीर के निशान के और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। और अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं दोनों अगर एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, यानी उनमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है और क्षेपी कौन सी होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को उत्सर्जित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। हम कई बार देखते हैं कि जब
अभिक्रिया होती है तो कुछ चीजें जब उत्पाद बनता है तो वो ठंडा रूप में होता है, टच करने पर ठंडक महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, यानी उसमें से सारी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया गया है। और शेपी में क्या होता है, अगर वो गर्म लगे तो क्या होता है, ऊष्माशेपी। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, N2 + O2 2 NO बनाता है और उसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण हो जाता है। और यहाँ पे ऊष्मा का क्या होता है, अब उत्सर्जन होता है, N2 + 3H2, तो क्या बनता है 2NH3 और ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ये जो मैंने RXN जो लिखा है इसका मतलब अभिक्रिया होता है, यानी रिएक्शन होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसे कि हमने चरण में देखा था कि दोनों साइड में, यानी अभिक्रिया जो चल रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या होने चाहिए, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, या तो हम एज अज्यूम करके लगाए कि यहाँ Fe कितना दिख रहा है, Fe 1 दिख रहा है, बट इधर 2 लग रहा है तो अपन ने 2 लगा दिया। H2 कितना दिख रहा है, यहाँ H2 है, ये भी H2 है, देन ओके। O कितना दिख रहा है, O3 है, बट इधर O1 है। अब H2 वो अगर यहाँ पे कुछ भी लगाते हूँ मैं, यहाँ पे अगर 3 लगा देती हूँ तो 3H2 हो जाएगा, बट इधर तो 2 ही H2 है। तो अब कैसे हो जाएगा, 3 2 6H2 हो जाएगा इधर। तो अब एज्यूम करके, टाइम अगर आपको ज्यादा लगाना होता है तो हम एज्यूम करके करते हैं, अदरवाइज इसकी एक फेमस विधि होती है जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को इजीली संतुलित कर देते हैं। उस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी अभिक्रिया है उसके आगे, जैसे Fe है तो हर एक चरण के आगे हम ABCDE ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने Fe के आगे A लिख दिया, H2O के आगे B लिख दिया, Fe2O3 के आगे C लिख दिया और H2 के आगे D लिख दिया। देन अब हम क्या करते हैं कि जो जो इसमें तत्व है उन तत्वों को हमने इधर लिख दिया, Fe, H और O को लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट, यानी ये होता है अभिकारक, ये होते हैं उत्पाद। मैंने यहाँ पे ये अभिकारक लिखा और ये उत्पाद होता है। R का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब देखो Fe जो है इसके आगे A है, यानी हमको इसकी संख्या के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Fe कितना है, 1 है, तो 1 × A क्या होता है, 1 × A = A। ओके, B नेक्स्ट में अपन चलेंगे कि H जो है, H के आगे क्या लिखा है, B, तो B क्या है, किससे मल्टीप्लाई होगा, H के परमाणु कितने दिख रहे हैं अपन को, 2, तो अपन क्या करेंगे 2 × B, तो अपन ने लिखा 2 × B = 2B। नेक्स्ट है O, तो O के आगे भी B है, तो हमने क्या कर दिया, वापस से O कितना दिख रहा है अपन को, 1, तो हमने लिख दिया 1 × B = B। एक बार फिर से देखते हैं किया क्या हमने। सबसे पहले ये जितने भी होते हैं इन सब के आगे, अभिकारक उत्पाद, इन सब के आगे हमने लगा दिया A, B, C और D। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था इसमें कि सबके आगे A, B, C, D लगा दिया। अब नेक्स्ट अपन ने ये जो तत्व होते हैं इन सब तत्वों को इधर लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो भी ये नंबर होते हैं, कितना तत्व, कितने इसमें परमाणु है Fe के, उसको हमने A से मल्टीप्लाई किया। तो Fe कितना दिख रहा है आपको, 1, तो मैंने क्या 1 × A = A। H को जब देखती हूँ तो ये H दिख रहा है आपको 2, तो 2 × B 2B। O कितना दिख रहा है आपको 1, तो 1 × B = B। ये तो हो गई अपने अभिकारक वाली बात, यानी रिएक्टेंट वाली बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं तीर के दूसरी ओर, जहां पे क्या बनता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो वो ही देखेंगे हम। अब Fe जो है इसके आगे C लिखा है, तो हम क्या करेंगे C × 2, तो हमने लिख दिया 2 × C = 2C। नेक्स्ट है H के आगे क्या लिखा है, D और पीछे 2, तो हमने क्या किया D × 2, तो 2D। वैसे ही हमने O को देखा, तो O के आगे क्या लिखा, C × 3 = 3C। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्टेंट वाले की प्रोडक्ट के साथ में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने पर क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू 2C, सॉरी एक स्टेप ऊपर चलते हैं हम। इसमें क्या होगा, A इज इक्वल टू 2C, आपको दिख रहा है A और 2C, तो हमने दोनों को क्या लिखा, A इज इक्वल टू 2C, 2B इज इक्वल टू 2D और B इज इक्वल टू 3C। इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप कि A इज इक्वल टू 1 रखने पर हम जो एज्यूम करते हैं हमेशा मैथ्स में कैलकुलेशन में, वैसे ही हम इसमें करेंगे कि A बराबर 1 जब माना, जैसे A की वैल्यू मैं 1 रखती हूं तो C की वैल्यू क्या आती है, C 1 इज इक्वल टू 2C एंड C इज इक्वल टू 1/2 यानी 1/2। हमें अब A की वैल्यू पता है और C की वैल्यू पता है, अभी B और D की वैल्यू नहीं पता, तो हम आएंगे इस तरफ। जैसे ही मैंने A की वैल्यू यहाँ मैंने लिखा है B इज इक्वल टू 3C, तो B इज इक्वल टू 3C में C की वैल्यू मैंने पुट डाउन की, जो कितनी थी 1/2। जैसे ही 1/2 को मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास में एक नई वैल्यू आ गई कि B बराबर क्या हो गया, 3/2। अब B की वैल्यू मैं इसमें लिखूंगी, तो 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2D, यानी 2 इंटू 3/2 बराबर 2D। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, 3 जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर 3 बराबर 2D। इतना समझ आया। अब अगर D की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो गई, D बराबर 3/2। ओके, तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 1, B की वैल्यू 3/2, C की वैल्यू 1/2 और D की वैल्यू 3/2। हमने यही एज्यूम, वही मार्किंग की थी, ये वैल्यू हमने इधर रख दी। अब हम इसे क्या करेंगे, पूर्णांक में बदलने के लिए इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 3/2 इज इक्वल टू 3 और 1/2 इज इक्वल टू 1 एंड 3/2 इज इक्वल टू 3। इतना तो मैथ्स आपको आता ही होगा। तो वो मैंने जैसे ही किया तो मुझे A की वैल्यू क्या मिल गई 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 3। अब ये जो वैल्यू थी ये मुझे कहाँ लिखनी है, FE के आगे A है, तो जहाँ A है वहाँ A की वैल्यू, B की वहाँ B की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू और D की जगह D की वैल्यू। जैसे ही मैंने रखा 1, 3/2, 1/2, हाँ ये अपने पास में वैल्यू आ गई 2, 3, 1 और 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया FE के आगे 2, 3, 1 एंड 3। जैसे ये लिखा समीकरण, अब देखो FE 2 है इधर, इधर FE कितना दिख रहा है आपको, 1 मिनट, ये है FE, ठीक है। यहाँ FE आपको कितना दिख रहा है 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3H2 यानी 3 दूनी 6, H2 के कितने वो परमाणु दिख रहा है आपको 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6। नेक्स्ट है O कितना है, O3 है, तो ये आ गया O3। हो गई समीकरण संतुलित। आपका आज का होमवर्क है कि CH4 प्लस O2 को आपको CO2 प्लस H2O, ये आपको एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करनी है और मुझे वीडियो में साथ मुझे उसका फोटो भेजना है। ओके, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट करते हैं वो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने सबसे पहले परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिर अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये चीजें हमने अभी तक देखी। अब होता है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, चयन होती है, रेडॉक्स होती है। तो इन सब अभिक्रियाओं को अपन फटाफट देखते हैं। सबसे पहले अपने आती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है संयोजित होना यानी कोई चीज आपस में मिलना। तो जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी A और B 2 अलग अलग अभिकारक थे, दोनों ने मिलकर एक उत्पाद AB बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं,
संयोजन अभिक्रिया, जैसे कोयले का जलना जो हमने अभी तक एग्जाम्पल लेके चल रहे, वही उदाहरण लेती हूँ। ए की जगह मैंने लिखा C और बी की जगह लिखा मैंने O2। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा उदाहरण, जैसे जल का निर्माण हम करते हैं, कैसे करते हैं, 2H2 प्लस O2। जब हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में मिलता है तो फिर क्या बनाएंगे, वो जल। ओके, नेक्स्ट जो आपका है अभिक्रिया, उसको कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जस्ट संयोजन का उल्टा, विपरीत अर्थ। इसमें होगा कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक जो होते हैं वो टूट कर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या, A प्लस बी क्या बना रहा है, AB। वैसे अब क्या हो जाएगा, AB जो होगा वो क्या बनाएगा, A प्लस बी। उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब होती वियोजन अभिक्रिया जो होती है फिर से अलग अलग प्रकार की होती है। अगर वो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ अपघटन लिखा है। तो जहाँ ऊष्मा की उपस्थिति होगी, ये सिंबल जो होता है ये हीट को सिंबलाइज करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ऊष्मा की उपस्थिति में जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, और अगर विद्युत की उपस्थिति में होती है तो उसको विद्युतीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन में मैंने यहाँ पे बताया है कि CaCO3 जो है ऊष्मा की उपस्थिति में CaO और CO2 में कन्वर्ट होता है। CaO को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ये सब नाम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन। तो ये जो HBr जो है लाइट की उपस्थिति यानी प्रकाश की उपस्थिति में H2 प्लस Br यानी ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जैसे कि मैंने बताया, ऊष्मीय अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में, प्रकाशीय अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में। वैसे ही विद्युत अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी विद्युत की उपस्थिति में होता है। तो H2O जो है वो 2H2 और O2 में कन्वर्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में होता है। संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। ये आप ध्यान से पढ़िएगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है यानी उसको उसकी जगह से हटा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, A B आपको एक साथ दिख रहा है और C आपको अलग से दिख रहा है। ठीक है, जब इनके बीच में क्रिया कराए, ये अभिक्रिया कराई, तो आपको अब क्या दिख रहा है, C के साथ में B जुड़ गया, यानी C ने क्या किया, A को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया और A अपनी जगह पर अकेला हो गया और C जो है B के साथ में जुड़ गया। इसको हमने क्या बोल दिया, विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक तत्व ने दूसरे तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। पर इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज क्या है कि विस्थापन वो ही कर सकता है जो कौन हो, अत्यधिक क्रियाशील हो। यानी अगर C जो है A से ज्यादा क्रियाशील होगा तो वो इसको विस्थापित कर सकता है, अगर A से कम क्रियाशील हुआ C तो वो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब ये कैसे पता लगाएंगे हम कि ये विस्थापन अभिक्रिया में कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है? तो उसकी एक सारणी है जो मैं आपको बताती हूँ, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्रियाशीलता की सारणी है कि जैसे मैंने यहाँ पे सारे तत्वों के नाम लिखे हैं, ये आपको दिख ही रहे हैं, और ये इनके नाम और ये इनके प्रतीक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब होता है इनको याद करने का तरीका। इनको याद करने का तरीका क्या होता है, K यानी पोटेशियम, Na यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। P से मैंने बनाया। ये जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ ये एकदम इजी तरीका है। अगर ऐसे याद करोगे, यूँ याद करोगे कि पोटेशियम ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो कई बार गलती हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का नाम तो हमको पता ही है, हमने 9th में अच्छा खासा पढ़ा था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, P से मैंने बनाया प्लीज, S से सैंड, C से कैट, M से मंकी, A से एंड, Z से जेब्रा, I से इन, L से लार्ज,
H से हैवी, C से केस, M से मेक, S से श्योर, G से गुड एंड P से प्रोटेक्शन। यानी क्या बना? प्लीज सेंड कैट्स, monkey and zebras in large heavy cage, make sure good protection। क्या बना? Please send cats, monkeys and zebras in large heavy cage, make sure good protection। ये चीज आपको याद करनी है, 2 से 3 बार अगर आप बोलोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब अपन को क्या बताना है? क्रियाशीलता कैसे होनी चाहिए? तो जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज्यादा, फिर वही डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे चलते हैं हम कि धीमे 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 ये क्या हो जाएगी? सबसे कम की तरफ बढ़ती है। यानी ये जो प्लेटिनम है ये पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, कहने का ये मतलब है। Zn जो है Mg को विस्थापित नहीं कर सकता, बट Mg जो है वो Zn को विस्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि Mg की क्रियाशीलता Zn से क्या है? ज्यादा है। तो ये चीज हमको इससे याद हो जाएगी। ये रिएक्टिविटी डेंसिटी मैंने आपको बता दी है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर इसका एक उदाहरण मैंने लिखा है, जैसे ये ZnSO4 प्लस Cu है। अब होता है कि ZnSO4 है और Cu है, क्या CuSO4 बनेगा इस अभिक्रिया में? ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? हमारे पास में Zn और Cu, अब देखिए ये Zn इधर है और Cu कहाँ है? इधर है। यानी Cu क्या है? कम हो गया Zn से, तो अब कम जो है वो ज्यादा ताकत वाले को हटा नहीं सकता। यानी ये रिएक्शन अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ZnSO4 में के Zn को Cu ने हटा दिया और उसकी जगह Cu ने ले ली, तो वो क्या हो जाएगी? गलत। उसी तरह H2SO4 और Zn को देखे जब हम, क्या Zn H2 को हटा सकता है? तो उसमें फिर से देखो आप कि Zn जो है इधर है और H2 किधर है? ये रहा H2, ठीक है। Zn ये रहा, H2 ये रहा। अब बोलो, अब H2 जो है ये कम है और Zn क्या है? ज्यादा है। अब हमारे ये क्या बना हुआ है इधर? H2SO4, तो Zn जो है ताकत वाला हो गया, ये क्या कर लेगा? ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी डेंसिटी है, तो ये Zn H2 को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2। तो ये होता है हमारा कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया में जो हम देख रहे हैं कि डेंसिटी जो होगी, अभिक्रियाशीलता जो होती है, वो हमें कैसे पता चलेगी। तो ये तो पूरा हो गया। अभी इसी में होता है कि विस्थापन जो है, ये इसके 2 और उदाहरण है, आप देखिएगा और एक कंपैरिजन करके देखना। फिर होता है द्विविस्थापन, कि अगर जैसे विस्थापन हुआ था उसमें हमने क्या देखा था कि AB जो था वो C से विस्थापित हो रहा। अब इसमें AB है और CD है, यानी 2 अलग अलग परमाणु के समूह जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। AB प्लस CD जो है वो AD प्लस CB बना दे, यानी A ने C को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह आ गया, और C जो है A की जगह आके बैठ गया। तो क्या बन गया? नया ग्रुप AD प्लस CB। इसका उदाहरण भी मैंने दिया है CuSO4